आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे, बांग्लादेश अदालत ने सुनाई शेख हसीना को सजाए मौत। क्या अदालत का फैसला बांग्लादेश की सियासत का नया मोड़ है या सिर्फ एक सियासी इंतकाम का हिस्सा? और क्या होगी भारत की आगे की हिकमत अमली? नाजरीन, बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल और साबिक़ पुलिस सरबराह चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 2024 के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुजरिम करार दिया और उन पर कत्ल के अलावा गैर मुसल्लह तलबा मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ महलिक ताकत के इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। अदालत ने शेख हसीना और असदुज़्ज़मा खान को सज़ाए मौत सुनाई, जबकि चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद की सज़ा दी। शेख हसीना ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए फैसले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया। हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में जरावतनी की ज़िंदगी गुजार रही। हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने खबरदार किया कि अगर उनकी जमात पर पाबंदी न हटाई गई तो नेशनल इलेक्शन में खलल डालने के लिए एहतजाज हो सकता है, जो तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर सकता है। शेख हसीना के खिलाफ अदालत के तारीखी फैसले ने पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सदमे और सियासी असरात को जन्म दिया है। तो बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए इसका क्या मतलब है? और बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसला क्या भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा कर सकता है, या हिंदुस्तान ने हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश के मुतालबे पर अपनी हिमायत का इजहार किया है, लेकिन इसके सियासी और सफारती असरात क्या पेचीदा हो सकते हैं? और भारत में मौजूद बांग्लादेशी हुकूमत मुखालिफिन के लिए यह फैसला क्या नया सियासी मौका बन सकता है? इस फैसले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी हुकूक और सियासी मामलात पर बहस बढ़ने का इम्कान है। भारत के लिए सूरत हाल बैनुल अक़वामी तल्लुकात में मोहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत भी पैदा कर सकती है। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर राजन कुचर साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। दूसरे खास मेहमान डॉक्टर फैसल, आप भी आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। डॉक्टर राजन साहब, क्या शेख हसीना के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, हमने पिछले बार भी 3 से 4 दिन पहले डिबेट में बात की थी कि फ़ैसला आने दीजिए, लेकिन क्या अब ये जो फ़ैसला जिन बुनियादों पर सुनाया गया, ये सियासी इंतकाम है या फिर इंसाफ का अमल है? धन्यवाद जिलानी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, बिकॉज कुछ इसमें सच्चाई की भी जरूरत है जी, और जिस हिसाब से बांग्लादेश में इंसिडेंट्स हुए थे जी, वो आपको क्लियरली आपको दिखाता है कि शेख हसीना ने ठीक तरीके से उनको हैंडल नहीं किया था। उनके फोर्सेस ने गोली चलाई थी जी, और उसमें काफी इनोसेंट लोग मारे गए। तो वो तो एक रियलिटी है जी। और जो भी आज हुकूमत है बांग्लादेश की, वो ये इसके ऊपर अपना ट्रायल कोर्ट ट्रिब्यूनल अपना लगाया था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। बट इसमें 2-3 चीजें हैं जो उभर के आती जी। पहले तो जब एक देश में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है जी, और जब एक मॉब वायलेंस के ऊपर आता है और अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो एक हुकूमत का फर्ज बन जाता है कि उस पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की। बिल्कुल। और अगर ये मॉब वायलेंट हो और ये अगर अपनी हिदायत के मुताबिक ना चले, तो सख्त कार्रवाई भी करने की जरूरत पड़ती है। ये एक सच्चाई तकाजा है एक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे थी जी। तो इसको एक ट्रिब्यूनल में लेके जाना मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला था जी। पहली चीज जी, जो 5 जज इस ट्रिब्यूनल में लगाए गए थे, और अगर आप उनके एंटेसेडेंट्स देखें या उनकी बैकग्राउंड देखें जी, जिस तरीके के लोगों को लगाया गया है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि ये ट्रिब्यूनल का जो फैसला जो है वो शेख हसीना के अगेंस्ट जाएगा। बिल्कुल।
तो ये मैं मानता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट और एक ट्रांसपेरेंट और एक फ्री और फेयर फैसला नहीं है। और तीसरा, जब इस टाइप के फैसले लिए जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस सामने आना, विटनेस सामने आना जी। और ये सारी पेचीदियां हैं जो आप एक महीने में नहीं कर सकते। देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप चले जाइए तो कोई भी इस टाइप का जो फैसला जहां पे आप एक वर्डिक्ट, सजाए मौत आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप इसको एक महीने में इस तरीके से डिसाइड इसलिए कम वक्त में फैसले तक, इस तरह के फैसले तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल जी। तो मेरा अल्टीमेट, मैं इसको अगर आप इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले ये एक गलत फैसला माना जाएगा। एक इंडिपेंडेंट और एक ट्रांसपेरेंट फैसला नहीं है ये। दूसरा, आपको क्या जल्दबाजी थी ये फैसला लेने की? आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, क्या आप वेट नहीं कर सकते थे इलेक्शंस के लिए, फरवरी के लिए? और फरवरी में आप फिर इसका फैसला लेते जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती। तो आपकी लीगल जुरिस्डिक्शन ही गलत है। बिल्कुल, दो पॉइंट्स बहुत अहम बताया आपने, बहुत ही अहम दो पॉइंट। डॉक्टर फैसल, एक तो वहाँ सरकार मुंतखब नहीं है, इलेक्शन सामने है, इलेक्शन से पहले मुंतखब सरकार से पहले ऐसा फैसला ले लेना, और दूसरा मुल्जिम मुल्क में मौजूद नहीं है और मुल्जिम खुद अदालत में मौजूद नहीं है, और ऐसे मुल्जिम के लिए आपने फैसला सुना दिया। अब क्या अदालत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश के जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुतासर हो सकता है, और इलेक्शन के इम्कानात कितने लग रहे हैं बेहतर हो? ऑडियो आपकी म्यूट है खालिद जी। जी अब आ रही है। जी जी। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन तो बहरहाल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में कोई भी अड़चन आनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये ट्रायल या ये मुकदमा फेयर नहीं था। फेयर ट्रायल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये उसमें क्लियरली मिसिंग थे। फेयर ट्रायल के लिए जो है इनके ऊपर चार्ज लगाया गया प्री मेडिटेटेड मर्डर्स के बारे में। अब देखिए, मुझे लगता है कि पूरा बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादती होना अपनी जगह है, लेकिन उन्हें प्री मेडिटेटेड मर्डर्स कहना मेरे ख्याल से ये भी गलत है। और देखिए, ये तो एक दस्तूर है। आप देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पूरा दस्तूर है, और ये होता है हर एक तानाशाह के साथ। तानाशाह का दौर होता है और तानाशाह जो है वो बिल्कुल अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरी की पूरी पब्लिक या पूरी की पूरी जो है आवाम के खिलाफ उठ के खड़ी हो जाती है, खून और कत्ल गारत होता है, और फिर उन तानाशाह का वही हाल होता है। उसी तरीके से मुसोलिनी के साथ हुआ, उसी तरीके से सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, और कुछ वही वाला तर्ज अमल जो है कहीं ना कहीं शेख हसीना के साथ हो रहा है। हालांकि मैं ये बात कहूंगा कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, और इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल है। जी जी। डॉक्टर राजन साहब, भारत ने अपनी हामी भर दी है बांग्लादेश के लोगों के लिए, कहा कि हम बेहतरीन मफादात आपके लिए सोचते हैं, कि हम भारत आपके लिए बेहतर सोचेगा जो भी आगे होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? और दूसरा, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है जिस तरह से भारत ने अभी आंसर किया है बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत को? देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारत के लिए बहुत एक मुश्किल फैसला रहे जी, क्योंकि जब इस टाइप की वर्डिक्ट आती है और बांग्लादेश ऑफिशियली आपसे एक एक्सट्रेडिशन के लिए मांगेगा, और अगर आप उसको मना करेंगे तो लाजमी है कि आपके रिलेशन और खराब होंगे। बिकॉज ऑलरेडी आपके अच्छे रिलेशन नहीं है बांग्लादेश से जी, और शेख हसीना को लेके आई थिंक रिलेशंस और बिगड़े हैं। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट हुकूमत के साथ जी कोई भी समझौता या कोई भी एग्रीमेंट या बातचीत पॉसिबल नहीं। ठीक। और जब मोहम्मद यूनुस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर एक फोरम में, और कुछ कानूनी हवाले भी दिए हैं बांग्लादेश सरकार ने, तो मुझे लगता नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात इंप्रूव होने वाले हैं अभी इन द नियर फ्यूचर। अब हम इलेक्शंस की अगर बात करें जी, और अगर आपने अवामी लीग को बैन कर दिया है जैसे पाकिस्तान ने पीटीआई को बैन कर दिया, तो एक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमको नजर आ रही है। और
फरवरी के इलेक्शंस में हमको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक। और उसको ना ही एक फेवरेबल गवर्नमेंट आएगी जो भारत की तरफ एक अपना हाथ बढ़ाएगी कि भाई अपना समझौता कर लीजिए। और एक बहुत अहम है, देखिए बांग्लादेश, लेकिन भारत इंटरनेशनल कानून के हवाले से अपनी पॉलिसी क्लियर कर देगा बांग्लादेश को, ताकि आगे और रिश्ते खराब ना हो। देखिए इंटरनेशनल कानून के हिसाब से तो अगर आपकी ऐसी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है एक दूसरे के साथ, तो आप लीगली बाउंड नहीं है किसी को वापस करने के लिए। अगर आपके पास वो बंदा है जी, तो आप आई थिंक लीगली, बिकॉज मैं लीगल आदमी नहीं हूं तो मैं इतना पेचीदगी से नहीं बता पाऊंगा आपको लीगल वाली चीजें, बट जितनी नॉलेज है मेरे पास वो पॉसिबल नहीं है। भारत कोई भी दबाव में नहीं। ठीक। और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलने वाला नहीं है। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी भारत सामने अपने रखेगा और शेख हसीना को कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि भारत उनको हैंडओवर करे। ठीक। और बांग्लादेश जिस तरीके और जिस रास्ते पे निकल गया है, जहां पे पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, ये सारे देश आज बांग्लादेश पे घुसे हुए हैं और एक षड्यंत्र रचाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट जी। मुझे लगता नहीं है कि भारत अपना रुख सॉफ्ट करेगा अपना अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि भारत ने अभी तक बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसा कोई मजबूत कदम नहीं लिया है जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक झटका मिले। बट आने वाले वक्त पे आप उम्मीद रख सकते हैं जी कि अगर बांग्लादेश के तेवर इसी तरीके से बने रहेंगे तो भारत भी एक सख्त रुख ले सकता है। बिल्कुल। और बांग्लादेश का बहुत डिपेंडेंस है भारत के ऊपर। ये कहने को आसान है कि चाइना उनकी मदद करेगा, चाइना बहुत दूर है बांग्लादेश। बिल्कुल। तो भारत जिस तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है जी, मुझे नहीं लगता कोई और देश पाकिस्तान, चाइना या यूएसए कर पाएगा जी। और अभी आप देखेंगे कि अगर बांग्लादेश अपना रुख नहीं बदलेगा तो बांग्लादेश की इसमें नुकसान ज्यादा है, भारत का नुकसान कम रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर फैसल जिस तरह से कह रहे हैं कि डॉक्टर राजन के नुकसान ज्यादा है, बांग्लादेश का पड़ोसी है भारत, लेकिन अभी बांग्लादेश ने हवाला दिया, जो खबर दी थी उसमें कहा, आलमी कवानीन का हवाला दिया कि इस तरह के कानून के तहत आप शेख हसीना को वापस करें। ये एक दूसरी चीज़, अपोजिशन की तरफ से एक बात सामने आई है कि मोहम्मद यूनुस की हुकूमत में हिंदू खतरे में है। अब इस दावे के तनाजुर में क्या किया गया है, कितनी सच्चाई है, क्या भारत को दबाव डालने की कोशिश है ये? देखिए, यहाँ पहले मैं कानूनी नजर की बात करूंगा जी। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और हमने 2015 में हमने उल्फा के एक मिलिटेंट को वहां से एक्स्ट्राडिट कराया था और सन 2020 में हमने कुछ शेख मुजीबुर रहमान के कातिलों को कत्ल के जो केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको एक्स्ट्राडिट भी किया था जी। मसला ये है लेकिन कि उस ट्रीटी में हसीना का केस हम एक्सेप्शन के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ट्रीटी में एक्सेप्शन है। पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए कहीं ना कहीं एक्सेप्शन ट्रीट किया जा सकता है जी। क्योंकि शेख हसीना कोई मामूली शख्सियत नहीं है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है वहाँ की। बिल्कुल। और उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड कैटेगरी में हम मान सकते हैं। तो उसका हवाला देते हुए हम जरूर उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से बचने की कोशिश कर सकते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि हमें बाउंड किया जा सकता जी। और जी लेकिन साथ ही साथ बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब होंगे और कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस इस इसको और बाकी अपोजिशन पार्टीज जो उस टाइम अपोजिशन में है वो कहीं ना कहीं इस एंटी इंडियन सेंटीमेंट को भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लीगली हम। और कहीं ना कहीं भारत को भी एक तरह से मुतासर करने की कोशिश है कि इनकी सरकार रहेगी तो यहाँ जो हिंदू हैं वो खतरे में आ जाएंगे, ताकि भारत कोई एक्शन ले। लेकिन देखिए जी बहुत बड़ा मसला है। हमें जो है हमारी सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है और वो गलती की है डिप्लोमेटिक मामलों में। हमें ये बांग्लादेशी हिंदू और बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी हिंदू ये चीज लाकर हमने अपने लिए बहुत बड़ा मसला किया। वजह क्या है, देखिए इंटरनेशनल कानून जो है वो नेशनलिटी और सिटीजनशिप के हिसाब से चलता है। अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे और आप कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स हर एक के बचाए जाए, माइनॉरिटीज के, मेजोरिटी के, हर एक के,
तो फिर आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होंगे। लेकिन जब आपने उसको एक रिलीजन के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो आपने कम से कम अपने आप को कमजोर कर दिया। तो एक बात हाँ। समझिए, कल को हमारे भी बहुत सारे अंदरूनी मसले हैं और बहुत सारे मसले हमारी भी अकलियतों के भी हैं। जी। कल को बांग्लादेश में उस तरीके के मसले उठाने लगेगा आपके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, हाँ तो ये बहुत बड़ी परेशानी हमारे लिए हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये हमने कम से कम हमारी फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी थी कि हमने एक रिलीजियस ग्रुप का नाम देकर, तो बजाय इसके कि हम ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जी। हमने कहीं ना कहीं अपना केस कमजोर किया थोड़ा सा। ह्यूमन राइट्स पर बात होनी चाहिए, इस पर वहां धर्म को ना लाया जाए, क्योंकि फिर बांग्लादेश भी इस पर सवाल करेगा। माइनॉरिटीज कह सकते हैं, बिल्कुल। विदाउट नेमिंग एनी रिलीजन, विदाउट जी नेमिंग एनी ग्रुप। जी जी। डॉक्टर राजन, जिस तरह से बांग्लादेश की जो अवामी लीग है और हुकूमत के जो हामी हैं, इनके एहतजाज, इनके प्रोटेस्ट से क्या बांग्लादेश में और मजीद हालात ख़राब होने का मौका लग रहा है? और जो फरवरी के इलेक्शन हैं, क्या इम्कान है कि हो जाए वक्त पर मौजूदा स्थिति में? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है, बिकॉज यहाँ पे हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बिकॉज आज हम नहीं बोल सकते कि बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज बांग्लादेश के इंटरनल हालात जिस तरीके से अपना अनफोल्ड करेंगे जी। अब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन रही है जी। और अवामी लीग के सपोर्टर्स सड़क पे आ चुके हैं, क्रूड बॉम्ब्स भी फेंके गए हैं और जी। काफी जानों का नुकसान और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है जी। तो अभी आने वाले वक्त में हम ये देखना चाहेंगे कि बांग्लादेश की जो सरकार है जी, वो इस एजिटेशन को कैसे कंट्रोल करती है और खास तौर पे जिस तरीके की धमकियां अवामी लीग के लीडर्स की आ रही हैं और शेख हसीना के बेटे की भी आ रही है कि जी, हमें इलेक्शंस को होने नहीं देंगे अगर इसमें अवामी लीग को आप इससे अलग रखेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूं जी, मेरी रीडिंग है कि ये शेख हसीना की जो वर्डिक्ट है, इसको जल्दी लाने का जो स्ट्रेटजी इसको इख्तियार की गई है, वो उसकी वजह बांग्लादेश में पैदा करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने और हम इलेक्शंस को पोस्टपोन करें। देखिए, ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा इलेक्शन टाइम पर। हाँ, और पहले भी इलेक्शन डिले करने का एक माहौल तैयार कर दिया गया है ताकि और मौका मिल जाए। लगता है मैं गलत हो सकता हूं, बट ये मेरी रीडिंग है। लेकिन जब तक हालात बेहतर होंगे, इलेक्शन होना भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, चाहे किसी भी देश में हो। जी। डॉक्टर फैसल, और एक चीज ये है कि क्या भारत के लिए शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह का फैसला आया है, तो आलमी सतह पर इसकी साख को क्या मुतासर करेगा? देखिए, हिंदुस्तान के ऊपर इससे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जब हम बात करते हैं जी, तो वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक शेख हसीना की बात थी, शेख हसीना से हमारे ताल्लुक जो थे वो एक नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड थे और उनके साथ हमारे बहुत ही तारीखी और बहुत ही एक अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले ताल्लुक थे। हमने ऐसा नहीं किया कि शेख हसीना को हमने वहां पर मुसल्लत किया या शेख हसीना हमारा पपेट किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहे कुछ लोग या कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट इस तरीके का प्रोजेक्ट करना चाहेंगे कि शेख हसीना जो है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के एजेंट थी या हिंदुस्तान ने वहां मुसल्लत कर रखा था, लेकिन ऐसा था नहीं। ये हकीकत है कि तारीखी वजूहात हैं ऐसी कि हमारे अवामी लीग से ताल्लुकात बेहतर है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान में हमने कहा है अभी, और आगे भी कहेंगे, भारत इस बात को कहेगा कि बांग्लादेश की कोई भी सरकार हो, हमारे ताल्लुकात सही रहेंगे और हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, और यही हमारा तरीका है। और हमें अभी अगर देखते हैं जो स्टेटमेंट भी दिया गया है उनके वर्डिक्ट पर, तो हमने उस वर्डिक्ट को अपोज नहीं किया है और ये हमने सही कदम लिया है यहाँ पर, क्योंकि वो उनका ट्रिब्यूनल है, उस पर कोई मसले हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल ड्यू प्रोसेस नहीं था, मुझे लगता है कि वो फेयर ट्रायल नहीं था, लेकिन
हम एक दूसरे मुल्क की हैसियत से उसके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसके ऊपर उंगली उठाए, ये हमारे लिए बेहतर नहीं था। तो इस वक्त खासतौर से हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल नपीतुली है और सही है इस वक्त। जी जी। डॉक्टर राजन साहब, भारत ने शेख हसीना को वापस करने की हामी भर दी, हाँ हम कर देंगे, और बांग्लादेश के लिए कहा कि साहब हम देश के साथ बांग्लादेश के लिए बेहतर सोचते हैं, वहाँ की जनता के लिए बेहतर सोचते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का फैसला आया है उस हिसाब से बांग्लादेश में जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, क्या ये स्थिति और बिगड़ेगी? आलमी दबाव कितना पड़ेगा बांग्लादेश और भारत पर इसको लेकर के? आप पड़ोसी हैं तो क्या कुछ दबाव भारत पर भी रहेगा इसका? देखिए, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर आप एक नेबरिंग स्टेट में अगर आप देखेंगे इंस्टेबिलिटी होगी और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार होगा और इस टाइप की आप क्रैकडाउन करेंगे अवामी लीग के वर्कर्स के ऊपर, तो एक रेफ्यूजी प्रेशर जरूर आए जी। और ये पास एक्सपीरियंस भी हमारा रहा है बांग्लादेश के साथ कि जब भी बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हुई है तो हमने देखा है कि आपके रेफ्यूजीज, आपको रोहिंग्यास का मैं एग्जांपल दूंगा। जब एक टाइम पे इसका रोहिंग्या का ये चीज चली थी, उस टाइम पे बहुत सारे ये भारत में आ गए थे, असम में आ गए थे, ये सारी चीजें हो रही थी। तो और अगर आप भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर देखिए, 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है और ज्यादातर बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है और हाँ, बहुत इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है जी। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली बॉर्डर के ऊपर। और जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, जिस तरीके से सर्वेलेंस हमको लगाने पड़ेंगे, अपने ड्रोन लगाने पड़ेंगे, और हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वहां से लोग अंदर ना आए भारत में जी। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एंगल मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, और तो वो है कि जिस तरीके से ISI ये अपनी एक्टिविटीज, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद इस टाइप के ग्रुप्स बांग्लादेश में अब पनपने लग गए। बिकॉज एक टाइम पे जब शेख हसीना थी तो इसको कंट्रोल में था, खत्म किया गया बिल्कुल। था, और अभी ये कैंप्स दोबारा से इसको मौजूद है और बांग्लादेश में काफी सेफ हाउसेस को रीएक्टिवेट किया गया है। और अभी लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमको ये बताती है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जो भी इंसिडेंट भारत में हो बांग्लादेश के थ्रू हो, सो दैट पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम ना लगा सके कि ये पाकिस्तान से ऑर्केस्ट्रेट किया गया। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, बांग्लादेश एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है भारत के लिए। मौजूदा सूरत-ए-हाल अगर बरकरार रहती है। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो रही है वहां पे, जी जी, तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत या इसके जो भी अगली हुकूमत होगी, जमात इस्लामी आएगी, जो भी आएगा, हाँ, ये इलेक्शंस इनके रिग्ड होंगे, इनका ऐसा कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले नहीं जी बिल्कुल। तो भारत के लिए आई थिंक कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, मौजूदा हालत में भारत को और सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन जी और डॉक्टर फैसल साहब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल शेख हसीना के जलावतनी और उसके खिलाफ फैसला बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी नए तनाज़े का पेशखिमा न बन जाए, इसके लिए भारत को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और भारत ने आज हामी भी भर दी है कि वो शेख हसीना को वापस करेगा और बांग्लादेश के अवाम और बांग्लादेश के लिए बेहतर मफादात सोचता है। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।